नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे दोस्तों, खास अब आपके कॉलेज की जो है क्लासेस शुरू होती है। अब तक आपने 12th तक कक्षा 1 से लगाकर 12 तक क्रमशः विद्यालय के अंदर अपने अध्यापकों के साथ में पढ़ाई की थी। अब आपने जो है अपनी विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद में अपने जीवन के एक दूसरे पायदान पर, दूसरे स्तर पर आ रहे हैं, जहां पर अभी आपसे के कॉलेज शिक्षा की शुरुआत होती है। प्यारे बच्चों, जो आपके पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के रूप में 3 वर्ष के अंदर आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होती थी, उसको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने सेमेस्टर प्रणाली के अंदर विभाजन कर लिया है। क्रमशः सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, इन 6 सेमेस्टर के अंदर आपको 6 बार परीक्षाएं उत्तीर्ण करके, अलग अलग 6 बार परीक्षाएं उत्तीर्ण करके आपको जो है ग्रेजुएशन की अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं दीपक श्रीमाली और मेरा जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान। तो मैं आपके जस्ट 12th पूरी करने के बाद में बीए फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर जो राजनीति विज्ञान है, अगर आपने अपने बीए के अंदर ऑप्शनल विषय के अंदर राजनीति विज्ञान को चुना है, अगर आप राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके इच्छुक है, प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान की जो पढ़ाई है वो अपने आपके जीवन के अंदर, आपके असल जीवन के साथ साथ में राजनीतिक जीवन के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर राजनीति की पढ़ाई सब जगह काम आती है। आप सरकारी नौकरी के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए चले जाओ, एक पियोन से लेकर के आईएएस लेवल तक चले जाओ, हर एक वैकेंसी के अंदर आपको आपको राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसी राजनीति विज्ञान के अंदर आपकी सहायता एवं सहयोग के लिए मैं हाजिर हूँ इस केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, दीपक श्रीमाली। और हम आज शुरुआत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेमेस्टर 1। हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं? सेमेस्टर 1 की। अपने सेमेस्टर 1 के अंदर सेमेस्टर अपना प्रथम जो है उसके अंदर हमारी जो सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, उस राजनीति विज्ञान के अंदर हमारा जो सिलेबस है या जो हमारी किताब का नाम है वो है राजनीतिक सिद्धांत। पुस्तक का क्या नाम है? राजनीतिक सिद्धांत। तो आज से हम राजनीतिक सिद्धांतों की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी ये क्लासें लगातार जो है चलती रहेगी। तो राजनीतिक सिद्धांत की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है, इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के अपने इस सेमेस्टर 1 के अंदर 5 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां। इकाई 1, 2, 3, 4, 5। तो इन 5 इकाइयों के अंदर आपको अलग अलग विषय वस्तु एवं अलग अलग चीजों का अध्ययन करने को मिलेगा। हमारी जो इकाई 1 है, इनके अंदर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है ना, हम अपनी इकाई 1 के अंदर राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, इन राजनीतिक सिद्धांतों का बड़े बड़े रूप में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत जो बड़े रूप के अंदर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर बटे हुए होते हैं। ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो मां शारदे को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। ये हमारी इकाई फर्स्ट है जिसका सिलेबस है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं ना, राजनीतिक सिद्धांत
इनको पढ़ने से पहले आपको ये जो सिद्धांत शब्द है ना, ये सिद्धांत शब्द को पढ़ना जरूरी है। इसको समझना क्या है, जरूरी है कि ये सिद्धांत जो है ना, ये सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, सिद्धांतों को पढ़ना क्या है, जरूरी है। सिद्धांतों के बारे में कहा जाता है कि सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत जो है ना, हम कहते हैं ना कि इसका क्या सिद्धांत है, इसका क्या दृष्टिकोण है, इसका क्या रवैया है, इसका क्या झुकाव है। इस प्रकार से ये जो सिद्धांत शब्द है ना, इसकी जो अर्थ है, इसकी जो प्रकृति है, वो बड़ी ही व्यापक है, वो बड़ी क्या है, व्यापक है। सिद्धांत शब्द को हम राजनीतिक जीवन के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर एवं अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, इसके अंदर हम कई बार इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस शब्द का क्या करते हैं, कई बार प्रयोग करते हैं। वैसे मूल रूप से ये शब्द जो है ना, ये सिद्धांत शब्द जो है, ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है थ्योरी। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द क्या है, थ्योरी। इस थ्योरी शब्द का क्या है, हिंदी पर्याय है। अंग्रेजी का जो थ्योरी शब्द है, इस थ्योरी शब्द का जो हिंदी पर्याय है वो क्या है, सिद्धांत शब्द है, वो है सिद्धांत। हाँ, थ्योरी शब्द जो है ना, ये देखो क्या है, प्राचीन जो ग्रीक भाषा चलती थी, या जिसको लैटिन भाषा कहते हैं, जो आज के समय के अंदर विलुप्त हो चुकी है, उस प्राचीन ग्रीक या लैटिन भाषा का एक शब्द होता था थ्योरिया। प्राचीन या ग्रीक शब्द भाषा का शब्द क्या होता था, थ्योरिया। उस थ्योरिया शब्द से बना था थ्योरी, और उस थ्योरी का अर्थ होता है हमारे हिंदी के अंदर सिद्धांत। उसका क्या अर्थ होता है, राजनीतिक सिद्धांत। ये जो लैटिन भाषा का थ्योरिया शब्द होता था, लैटिन भाषा का थ्योरिया शब्द होता था, इस थ्योरिया शब्द का अर्थ होता था अवलोकन करना या जागरूक होना। इस थ्योरिया शब्द का क्या अर्थ होता था, इस थ्योरिया शब्द का अर्थ होता था अवलोकन करना या जागरूक होना। अर्थात किसी घटना या सोच के परिणामों के बारे में तर्क संगत सोच का एक तरीका है, ठीक है ना। अर्थात क्या है, थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है किसी घटना या सोच के जो परिणाम हैं उनके बारे में तर्क संगत सोच का एक तरीका है, अर्थात एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण है। यानी कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उसके बारे में पूर्ण रूप से सोच विचार करके, अवलोकन करके, उनके बारे में जो हम क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो जो एक हमारा उसके प्रति एक मानसिक दृष्टिकोण पैदा हो रहा है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करने के बाद में, उसके बारे में पूरा जागरूकता के साथ में पढ़ने के बाद में हम एक मूल बिंदु पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, यह है। यानी कि आपने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, यहां से शुरू हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भ्रमण करके पूरे पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद में आप इस निष्कर्ष पर निकले, आपने ये सिद्धांत निकाला कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये क्या है, ये सिद्धांत होते हैं। ये क्या होते हैं, सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है, इनको जब राजनीतिक जीवन के अंदर लिया जाता है, जब राजनीतिक जीवन के अंदर जोड़ा जाता है, तब इनके जो है निकल करके आता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति के अंदर राजनीति का अवलोकन करना, अर्थात राजनीति का पूर्ण रूप से पढ़ाई करके, पूर्ण रूप से राजनीति का निष्कर्ष निकाल करके हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, या फिर एक अपने दिमाग के अंदर राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें जानने के बाद में एक जो बिंदु तैयार होता है, एक दृष्टिकोण तैयार होता है कि नहीं, राजनीति अच्छी है, राजनीति बुरी है, राजनीति के अंदर ये होना चाहिए, राजनीति के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। अब देखो, विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में क्या कहा है। हमारी पुस्तकें राजनीतिक जीवन के राजनीतिक सिद्धांतों के लिए किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करती हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक होती है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राज्य और उसकी जो कार्यकारी संस्था है, सरकार, ठीक है ना। राज्य, अब देखो, राज्य तो एक अमूर्त संगठन है। राज्य को
राज्य के जो अंग होती है, राज्य के अंदर जो कार्य करने वाली उसकी जो संगठन होता है, जो संस्था होती है, वो क्या होती है? उस राज्य की सरकार, उस राज्य की सरकार। राज्य और उसकी कार्यकारी सरकार के व्यवस्थित अध्ययन से जुड़ा है। राजनीतिक सिद्धांत शब्द जो क्या है? राज्य एवं सरकार के अध्ययन से जुड़ा हुआ एक शब्द है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राज्य एवं सरकार, इन दोनों का क्या होता है? अध्ययन होता है। यह राज्य और सरकार से संबंधित विचारों का वर्णन और विश्लेषण करता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या होता है? राज्य और उससे जुड़ी उसकी जो संस्था है, उसके अंदर कार्य करने वाला उसका जो संगठन है, सरकार, उनका क्या करता है? उनके विचारों का वर्णन करता है, उनका विश्लेषण करता है। यह उनके वास्तविक संदर्भ में राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। यानी कि राज्य एवं सरकार की जो वास्तविक चीजें हैं, वास्तविकताओं को उजागर करती हैं और क्या करती हैं? उनकी व्याख्या करती है। ये ध्यान रखना, यानी कि राजनीति के अंदर व्याख्या की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या होती है? व्याख्या। ये संस्थानों का मूल्यांकन करती है। व्याख्या करने के बाद में क्या करती है? उसका मूल्यांकन करती है कि हाँ, ये राजनीतिक संस्था अच्छी है, ये खराब है, अमुक सरकार अच्छा कार्य कर रही है, अमुक सरकार बुरा कार्य कर रही है। और अच्छे राज्य और अच्छे समाज की संभावनाओं की जांच करती है और उसके बाद में क्या करती है? पुनर्मूल्यांकन करती है। क्या करती है? पुनर्मूल्यांकन। व्याख्या करने के बाद में उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन। दूसरी बात क्या आ जाती है इस राजनीतिक सिद्धांत के अंदर? मूल्यांकन। और फिर क्या होती है कि एक अच्छा राजनीतिक जीवन कैसे प्राप्त हो, ठीक है ना? तो उस संभावनाओं की क्या करती है? जांच करती है या पूर्व मूल्यांकन संभावना की जांच करती है। संभावना की क्या करती है? जांच करती है। अभी बात अलग आती है। अब देखो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो राजनीतिक संस्था, राज्य एवं सरकार है, उनकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या करने के बाद में क्या होता है? उनका मूल्यांकन किया जाता है और बाद में ये देखा जाता है कि अच्छा राजनीतिक जीवन कैसे हो सकता है, अच्छी सरकार कैसे आ सकती है, राज्य के अंदर अच्छे से कार्य कैसे हो सकते हैं, उनकी संभावनाओं की जांच की जाती है। थोड़ा सा और इसकी गहराई में जाते प्यारे बच्चों, क्या है, आपको ये राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, ये पूरे वर्ष तक पढ़ने हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, इनको थोड़ा पहला अच्छे से समझना क्या है, जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है जो संविधान, सरकारों और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तरीके से आकार देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उन विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है जो विचार एवं सिद्धांत संविधान, सरकार और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तरीके से आकार देते हैं। अर्थात व्यक्ति के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, जो संबंधित होते हैं, उनसे संबंधित क्या होते हैं? राजनीतिक जीवन होता है, राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसी अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राज्य और उसकी सरकार के साथ साथ में राज्य के अंदर जो सिद्धांत हैं, जो स्वतंत्रता की भावना है, जो समानता है, जो न्याय की अवधारणा है, जो लोकतंत्र की अवधारणा है, धर्म के से संबंधित उस राज्य का जो सिद्धांत है, इन सब चीजों का बड़े बड़े रूप में, मोटे मोटे रूप में क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक अर्थात राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अर्थात किसी राजनीतिक मान्यता, यानी कि मान्यता मतलब उस राजनीति से संबंधित बातों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, अवलोकन किया,
उसका व्याख्या की, मूल्यांकन किया और उसके बाद में उसके बारे में हमने क्या है एक मान्यता तैयार की, एक मान्यता, एक क्या है उससे संबंधित एक मानसिक दृष्टिकोण पैदा किया। ठीक है, अवधारणा यानी कि जो राज्य या सरकार की जो बातें हैं उनकी अवधारणा, कोई घटना है, अवधारणा या घटना का एकदम व्यवस्थित अध्ययन व चिंतन एक जो है वो क्या है राजनीतिक सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह निश्चित व क्रमबद्ध नियमों का समूह राजनीतिक सिद्धांत है। यानी कि निश्चित और क्रमबद्ध लगातार जो चलने वाले जो नियम होते हैं और उन नियमों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इस राजनीतिक सिद्धांत की जो परिभाषाएं हैं वो सारे के सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। वर्तमान समय के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो दी है वो दी है सेबाइन ने। सेबाइन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो चिर स्थायी महत्व का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? चिर स्थायी महत्व का विषय है। प्यारे बच्चों, ये जो परिभाषाएं होती हैं ये शब्द टू शब्द आपको क्या करनी होती है रटनी होती है। इसके अलावा हमारे वर्तमान में जो है राजनीति के महान गुरु राजीव भार्गव साहब, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन है। राजनीतिक सिद्धांत वो चिंतन है जिनके अंदर शब्दों के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। एक कॉल पॉपर नाम की जो विद्वान थे उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कहा था कि सिद्धांत वो चीज है, ठीक है ना, सिद्धांत वो जाल है जिस जाल के अंदर जगत को पकड़ा जाता है, जिस जाल के अंदर विश्व को क्या कर किया जाता है पकड़ा जाता है और उसको समझा जाता है। जैसे किसी पशु पक्षी या जानवर को एक जाल के अंदर पकड़ करके उसका एकदम व्यवस्थित पूरा का पूरा अवलोकन एवं अध्ययन कर सकते हैं, उसी प्रकार से अगर इस विश्व का, इस समूह से संसार का अध्ययन करना है, इसको पकड़ना है, तो इसका जो जाल है इसको पकड़ने का वो जाल क्या है? वो राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है ना, सिद्धांतों के बारे में कहा था, एक सिद्धांत एक ऐसा जाल बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि क्या हो सके उसको समझा जा सके। ये जो कुछ परिभाषाएं थी ये सिद्धांत एवं राजनीतिक सिद्धांत दोनों के लिए जो है समान रूप से कही जाती है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इनके अंदर हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विद्वान है जिसका नाम है डेविड हेल। डेविड हेल की एक पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी टुडे। पॉलिटिकल थ्योरी टुडे, पॉलिटिकल थ्योरी टुडे नामक पुस्तक के अंदर डेविड हेल महोदय लिखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं व सामान्य सिद्धांतों का ताना बाना है। यानी कि राजनीतिक जीवन से संबंधित जो विषय होते हैं, जो मान्यताएं होती है, उनका ताना बाना क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है, जिसमें हम सरकार, राज्य व समाज की मुख्य विशेषताओं एवं उनकी प्रकृति व उद्देश्य से संबंधित विचारों, मान्यताओं व वक्तव्यों तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। और जिसके अंदर हम क्या करते हैं? राज्य, सरकार और उनसे संबंधित और उनसे जुड़ी हुई व्यक्ति की जो भी मान्यताएं होती हैं, मनुष्य के जो कथन होते हैं, व्यक्ति के राज्य का जो सामर्थ्य होता है, दरवाजा बंद कर, उन सब के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एक और विद्वान है जॉर्ज प्लेमेंट्स। जॉर्ज प्लेमेंटेज, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? सरकार के कार्यों की व्याख्या की जाती है और साथ ही साथ सरकार के जो उद्देश्य होते हैं उनका भी इनके अंदर क्या किया जाता है? व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है। बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। अब देखो ये राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, अर्थात रियल में राजनीतिक सिद्धांत है क्या?
वास्तविक रूप से राजनीतिक सिद्धांत है क्या। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में, वैसे तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राजनीति से जुड़ी हुई हर चीज को शामिल किया जाता है, मगर बड़े रूप में कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में विरोधाभास है। इसमें क्या है, विरोधाभास है। सारे के सारे जो विद्वान हैं, सारी की सारी जो विचारधारा है और जो राजनीति से जुड़े हुए दार्शनिक हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत इसके अंदर बताते हैं। सामान्य राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। सामान्य राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, उनके अंदर राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो राजनीति के जो मुख्य सिद्धांत होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इनको हम इन कुछ चीजों के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से जान सकते हैं। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राज्य एवं सरकार, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत मतलब राज्य, राज्य मतलब राज्य और उसकी सरकार। अगर राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यही होगा कि हम राज्य और उसकी सरकार, उस सरकार के अंदर फिर सारी सरकार के कार्य करने का तरीका आ गया, सरकार का व्यवहार आ गया, सरकार का स्वरूप आ गया, सरकार की संस्थाएं आ गई, इन सब का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य व सरकार दोनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात ये बात आती है कि राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं तथा संघर्षों को सुलझाने के लिए शक्ति तथा संगठन के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। देखो क्या होता है कि राज्य के अंदर समस्याएं आती रहती हैं, राज्य के अंदर संघर्ष होते रहते हैं, कई बार पड़ोसी राज्यों से भी संघर्ष हो जाते हैं, कई बार राज्य के अंदर आंतरिक अंदरूनी जो है समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये जो समस्याएं होती हैं, ये जो संघर्ष होते हैं, इनको जो है खत्म करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, इन संघर्षों को समाप्त करने का जो ज्ञान प्राप्त हमें होता है वो राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर होता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर देखो और कौन किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो राजनीतिक सिद्धांत में सामान्य निर्वाचन, विधि का निर्वाचन अर्थात सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार के अंदर कार्य करने वाले जो नेता हैं वो कैसे चुने जाएंगे, विधि का निर्माण अर्थात कानून का निर्माण कैसे होगा, ठीक है नहीं, दलों की क्रियाविधि, जो भी दल हैं वो कार्य कैसे करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। राज्य के जो अधिकारी हैं उनके आपस में कैसे संबंध रहेंगे, उनके बारे में भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में राजनीतिक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है। क्या कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल्य निरपेक्ष होते हैं, इनका स्वयं के कोई मूल्य नहीं होते हैं। मगर आजकल क्या है, सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने की बात की जाती है, अर्थात समाज के जो सामाजिक मूल्य होते हैं उन सामाजिक मूल्यों को राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या है, बात करने की दी जाती है कि भाई इन सामाजिक मूल्यों को राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर जोड़ा जाता है। बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र की। तो ये जो अभी हमने बात की राजनीतिक, अब तक की पढ़ाई के अंदर हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जाना, सिद्धांत का अर्थ जाना और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जाना। इनके बारे में विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी उन परिभाषाओं का अध्ययन किया, साथ ही बड़े रूप के अंदर, शॉर्ट के अंदर हम इसकी प्रकृति के अंदर किन किन बातों को शामिल करते हैं उनके बारे में भी बताया। कुछ विद्वान इनकी प्रकृति के अंदर राज्य का अध्ययन करते हैं कि राज्य साध्य है या साधन है, कि राजनीतिक प्रकृति के अंदर इनका भी अध्ययन करते हैं, मगर वो राज्य से संबंधित बातें आ जाती हैं। हम यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं।
राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र। अब ये राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है, इनके अंदर किन किन चीजों के अंदर बांटा जाता है। तो हमारे सिलेबस की दृष्टि से हमारे बीए सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो राजनीतिक सिद्धांतों का जो क्षेत्र है, राजनीतिक सिद्धांतों के क्षेत्र को क्या है, दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों के अंदर बांटा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को मुख्य एक तो कौन सा हो गया, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा हो गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। सीधा सा पुराना जो, ठीक है नहीं, पुराना, परंपरागत मतलब पुराना, आधुनिक मतलब नया या वर्तमान में चलने वाला राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि पहले के समय में, ठीक है ना, जो राजनीतिक सिद्धांत होते थे प्राचीन समय के अंदर, प्लेटो और अरस्तु के समय के अंदर जो राजनीतिक सिद्धांत थे वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत थे। और वर्तमान में राजनीति के अंदर जिन चीजों का अध्ययन किया जाता है, जिन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उनको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर शामिल किया जाता है। बात करते हैं थोड़ी सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में। ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं ये क्या होते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर परंपरागत दृष्टिकोण या सिद्धांत का कुल मुख्य जो काल है वो है प्लेटो और अरस्तु से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक का काल माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का जो काल है वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध तक। यानी कि प्लेटो, यानी कि हमारे राजनीति की जो शुरुआत हम मानते हैं वो किससे मानते हैं, प्लेटो से 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल था वो काल परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर शामिल किया जाता है। और उस समय परंपरागत राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं, जिनमें नाम आता है प्लेटो और साथ ही साथ नाम आता है अरस्तु। इनका नाम आता है अरस्तु, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राजनीतिक विद्वान हैं, जैसे संत ऑगस्टाइन है, ये क्या नाम है ना इनका, संत थॉमस एक्विनास है। ये भी जो प्रमुख राजनीतिक विद्वान हैं, ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित हैं। हम अगर हमारी भारतीय विचारधारा की बात करते तो हमारे आचार्य विष्णुगुप्त का लिखा हुआ अर्थशास्त्र एवं भारत का प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, जिनके शांति पर्व एवं भीष्म पर्व, ये जो हमारे राजनीतिक, पुराने राजनीतिक साक्ष्य हैं, इनको भी क्या है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर या परंपरागत राजनीतिक जो उपागम है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों को जानने के जो स्रोत है, उनके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या थे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो थे वो क्या थे, दर्शन पर आधारित सिद्धांत थे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या थे, दर्शन पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत थे। प्यारे बच्चों, ऐसा है कि राजनीतिक सिद्धांत ये जो है ना, राजनीति विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, ये क्या है, ये दर्शन शास्त्र से ही हुई है। पहले क्या होता था, राजनीति विज्ञान, आज के लिए जो राजनीति से संबंधित जो विषय हैं, जो चीजें हैं, इनका अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता था। इनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता था, दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता था। मगर बाद में महान विद्वान प्लेटो के महान शिष्य एवं महान विद्वान अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया, ठीक है ना। अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से अलग किया था, किसको, राजनीतिक विद्वान, राजनीतिक सिद्धांतों को दर्शन शास्त्र से अलग एक राजनीतिक शास्त्र या एक अलग विषय के रूप में इसको देने का जो कार्य किया था वो अरस्तु ने किया था। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी राजनीति विज्ञान की, वो दर्शन शास्त्र के में से, पहले क्या होता था, राजनीति का अध्ययन पहले दर्शन शास्त्र के अंदर ही, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। बाद में अरस्तु ने इनको दर्शन शास्त्र से अलग करके एक नए विषय का, स्वतंत्र विषय का रूप दिया। इसलिए क्या है, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत, अब देखो, जिनकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है,
जिनकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, तो फिर क्या है कि उनके ऊपर दर्शन शास्त्र का प्रभाव तो होना ही है। यानी कि इनके डीएनए के अंदर भी क्या है, दर्शन शास्त्र से संबंधित बातें देखी जाती है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन को बुद्धि का विज्ञान माना जाता है। देखो, ये जो दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र को बुद्धि का विज्ञान माना जाता है। मगर प्लेटो और अरस्तु जो थे ना, वो क्या मानते थे, वो दर्शन शास्त्र को मानते थे सत्य की खोज। वो क्या मानते थे, सत्य की खोज की। अर्थात इसका मानना था कि राजनीतिक दर्शन में अंतिम सत्य की खोज की जाती है। राजनीतिक दर्शन का मतलब वो क्या मानते थे, अंतिम सत्य की खोज। या अंतिम सत्य क्या है, दर्शन का आधार विज्ञान न होकर कल्प तर्क व उत्पत्ति होता था। देखो क्या है, जब ये विश्व कैसे बना, भगवान कैसे बने, पृथ्वी कैसे बनी, हवा क्यों चल रही है, बारिश क्यों आ रही है, इन सब चीजों का जब हम अध्ययन करने के लिए जाएंगे, और उस समय साइंस भी इतनी नहीं है, विज्ञान जो है वो भी इतनी अपनी उन्नत अवस्था में नहीं है, दर्शन के आधार पर जब हम ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे, अंतिम सत्य की खोज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन बातों के अंदर कल्पनाएं, अंधविश्वास और जो तर्क है वो नहीं आएंगे, तर्क की जो है नहीं आएंगे, और जो है उनके अंदर कल्पना, इथोपिया के ऊपर जो है बातें की जाएगी। ठीक है ना, विज्ञान जो है वहां पे नहीं होगा। दूसरी बात जो आती है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषता है, पहली विशेषता है दर्शन पर आधारित सिद्धांत, दूसरी है मूल्यों पर बल दिया जाता है। दूसरी राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की, वो क्या है, मूल्यों पर बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर आधारित होता है। किनके ऊपर आधारित होता है, मूल्यों पर आधारित होता है। और ये मूल्य क्या होते हैं, मूल्य जो होते हैं हमें शुभ अशुभ, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक का ज्ञान कराते हैं कि व्यक्ति के लिए क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सही है, ये गलत है, वो क्या है, उनके मूल्य निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं महात्मा गांधी के मूल्यों की, तो सत्य, अहिंसा, धर्म, नैतिकता, ये सारे के सारे क्या है, ये महात्मा गांधी के मूल्य है। जो महात्मा गांधी, ये मूल्य क्या करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में अच्छा बुरा, उचित अनुचित का हमें ज्ञान कराते हैं। वो का वो हम जब तानाशाहियों के और हिटलर के मूल्य देखते हैं, तो जिसके अंदर हमें हिंसा और भय जो है वो क्या है, देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों की। तो राजनीतिक सिद्धांत मानकीय सिद्धांतों पर बल देते हैं। किसके ऊपर बल देते हैं, मानकीय सिद्धांतों पर। व्यक्तिगत जो मानक होते हैं उनके ऊपर बल दिया जाता है। परंपरागत सिद्धांतों में व्यक्ति के जीवन के मानकों पर बल दिया जाता है। यह मानक हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनकी प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है, इनकी जो प्रेरणा देते हैं वो उनके व्यक्तिगत मानक होते हैं। ठीक है ना, उनके विचार या भावनाएं होती है, और वो मानकों का अध्ययन जो है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर किया जाता था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो आदर्शात्मक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप जरूर याद करना। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कैसे होते हैं, आदर्शात्मक होते हैं। आदर्शात्मक, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आदर्शात्मक होते हैं। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कल्पना की जाती है, यानी कि आदर्शों के बारे में क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। फिर कल्पनाओं को रचनात्मक रूप दिया जाता है। फिर उन कल्पनाओं को क्या किया जाता है, रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिकों को राजा बनाने की पैरवी या वकालत की थी। देखो ये क्या होता है, आदर्शात्मक होते हैं, जो आदर्शों के ऊपर आधारित होते हैं, जिनके अंदर कल्पनाओं के ऊपर बल दिया जाता है। फिर जो है पहले तो कोई कल्पना की जाती है, फिर उन कल्पनाओं को जो है वास्तविक रूप से जोड़ने के लिए क्या है कि उनके ऊपर कार्य किया जाता है। ठीक है ना। इन आदर्शात्मक के विपरीत होते हैं यथार्थवादी, जिनके अंदर वास्तविक चीजों के ऊपर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। अगली बात करते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो समालोचना व पुनर्निर्माण पर आधारित होते हैं, जिसके अंदर आलोचना होती है और पुनर्निर्माण होता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उनके अंदर आलोचना को स्थान दिया जाता है। किसको स्थान दिया जाता है, आलोचनाओं को स्थान दिया जाता है। और समय समय पर इसमें क्या है, सुधार करते हुए इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यानी मैंने आपको देखो पहले ही बात बताई थी, व्याख्या, व्याख्या के बाद में मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद में जो है उसके अंदर सुधार की क्या संभावना है, उनके कार्य। वो की वो बातें निकल करके सामने
आ रही है, ठीक है ना। ये पहले तो उनकी व्याख्या, फिर पुनर्मूल्यांकन, इस प्रकार से जो है कार्य किया जाता है। सबसे पहले क्या की जाएगी, समालोचना यानी कि व्याख्या, उसके बाद में उसका पुनर्मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद में पुनर्निर्माण, यानी कि जो कार्य हो रहा है उसका अवलोकन करना, उसका मूल्यांकन करना, फिर उसमें सुधार कैसे हो सकता है उसका पुनर्निर्माण करने की कार्रवाई करना, कोशिश करना, उसके लिए बात बताना। ये बात बताना, करना नहीं, ये किसके अंदर आता है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर आता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में सामाजिक परिवर्तनों पर बल दिया जाता है, यानी कि समाज के अंदर परिवर्तन होने चाहिए, समाज के अंदर जो चीजें पहले से चली आ रही हैं और जो गलत हैं, जिनका राजनीति के अंदर भी जो है प्रयोग हो रहा है, उनके ऊपर बल दिया जाता है, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रयोजन मूलक होते हैं। किसी न किसी प्रयोजन से, किसी न किसी कारण से ही उनका जो है उत्पत्ति होती है और उनको राजनीति के अंदर रखा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो गुणात्मक होते हैं और मूल्यांकन परक होते हैं, यानी मूल्यांकन परक होते हैं। उनका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के अंदर वापस उसका बात की जाती है। अब देखो, ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, इनको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इनको 4 अर्थों में परिभाषित किया जाता है, अर्थात इनके अंदर 4 चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक तो होता है राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, फिर पहले राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन होता था वो किसके रूप में होता था, राज्य के अध्ययन के रूप में। राज्य के अध्ययन के रूप में नाम आता है बलनशली, गैरिस, गार्नर। इन्होंने जो है राजनीतिक, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। गेटल ने इनको राज्य के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा। गार्नर ने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर महोदय ने क्या कहा था कि राज्य का अंत और आरंभ किसके साथ होता है, राज्य के साथ में होता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत मतलब राज्य, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत मतलब राज्य का अध्ययन। दूसरी बात आती है सरकार के अध्ययन के रूप में, जिसके अंदर पॉल जेनेट, लिकॉक और सीले जैसे जो विद्वान थे वो इनको क्या कहते थे, राज्य और सरकार दोनों को जो है समान रूप से अध्ययन के रूप में बताते थे। ये खाली समाज के सरकार का अध्ययन बताते थे। पॉल जेनेट, लिकॉक और सीले थे, वो क्या कहते थे, राज्य वाज्य कुछ नहीं, राज्य तो एक अमूर्त संगठन है, ठीक है ना। इसकी जो साकार और जो मूर्त संगठन है वो क्या है, सरकार है। इसलिए क्या है, राज्य एवं सरकार, सरकार का अध्ययन होना चाहिए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में क्या है, सरकार का अध्ययन होना चाहिए। अगली बात जो आती है, कुछ विद्वानों ने इनको फिर क्या कहा कि बोले राज्य का भी अध्ययन है और सरकार का भी है। राज्य और सरकार क्या है, राजनीतिक, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर इन दोनों का अध्ययन होता है। बाद के अंदर कुछ विद्वान और निकल करके आते हैं जिन्होंने इसके अंदर, अर्थात परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीतिक अध्ययन को बताया। और इनमें से प्रमुख नाम थे लॉस्की और हरमन हेलर। लॉस्की और हरमन हेलर नाम के जो विद्वान थे, इन्होंने राज्य, व्यक्ति और सरकार, इन तीनों के अध्ययन के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों को क्या किया था, परिभाषित किया था। प्यारे बच्चों, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, समझ आते हैं। कल से ये क्लास लगातार चलेगी। कल हम जो है इसका अगला भाग आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।